बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे चचा की बेटी पाकिस्तान वापस आ रही थी। मैं ये बात सुनकर बड़ी खुश हो गई थी। नाजिश बाजी मेरे बचपन की दोस्त थी। वो मुझे मेरी बड़ी बहनों की तरह ही अजीज थी। दरअसल अब्बू और चचा एक ही घर में रहा करते थे। उन दोनों भाइयों की औलाद भी मुख्तसर सी थी, इसीलिए बच्चों की पैदाइश के बाद भी घर अलग करने का ख्याल ही नहीं आया था। चचा की बस एक ही बेटी नाजिश थी, जो कि मुझसे 7 साल बड़ी थी, जबकि हम 2 बहन भाई थे, मैं और नदीम। नदीम भाई पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर गए हुए थे, इसीलिए घर में बड़ी उदासी से रहती थी। नाजिश बाजी 5 साल कबल शादी करके ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। अब जब अम्मी ने मुझे उनकी वापसी के मुतालिक बताया तो मैं बेइंतहा खुश थी। बाजी के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद मुतवक्की थी। उनकी सास बहुत ज़ईफ थी। वो बाजी का ख्याल रखने से कासिर थी, इसीलिए अब वो वतन वापस आ रही थी। साथ ही उनके शौहर भी आ रहे थे। एक ही हफ्ते बाद नाजिश बाजी अपने शौहर के साथ हमारे घर आ चुकी थी। मैं बाजी से मिली तो उन्हें बताया कि मैंने उन्हें कितना मिस किया था। हम दोनों बड़ी मोहब्बत से बातें कर रही थी। जब ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर एजाज भाई कमरे में दाखिल हो गए। वो मुझे देखकर कहने लगे, उबैरा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो माशाल्लाह। जब मेरी और नाजिश की शादी हुई थी तब तो तुम छोटी सी बच्ची थी, यही कोई 9-10 साल की। एजाज भाई बातें कर रहा था, मगर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। मैं तो उनके हुस्न में ही खोकर रह गई थी। वो बेतहाशा खूबसूरत मर्द थे। ऐसा मर्द मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। मैं उनका हाल अहवाल मालूम करके उनके कमरे से चली गई, मगर मेरा दिल अभी तक बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मैं पिछले ही महीने 16 बरस की हुई थी, और ये उम्र भी ऐसी होती है कि दिल इंसान के अपने अख्तियार में नहीं होता। मैं बेड पर आंखें मूंद कर लेट गई थी, मगर मेरी नजरों के सामने से नाजिश बाजी के शौहर की शक्ल हट ही नहीं रही थी। मैं जानती थी कि यह गलत है, मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मगर मेरा दिल मेरे अख्तियार में नहीं रहा था। मैं अपना ध्यान बदलने की खातिर उठकर किचन में चली गई थी, जहां चची रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। वो आज बड़ी खुश नजर आ रही थी। मैं बोली, चची, आज तो आपकी खुशी अपने उरूज पर है, आपकी तो आंखें भी मुस्कुरा रही हैं। चची कहने लगी, उबैरा, वो मेरी इकलौती औलाद है। इतने वर्षों बाद वापस आई है तो जी चाहता है कि उससे एक पल के लिए भी दूर ना हटूं, मगर क्या करूं, एजाज भी तो साथ आया है ना। वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसने मेरी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखा है। अल्लाह एजाज को बहुत खुशियां दे। पाकिस्तान आकर भी वो अपनी बीवी के सारे नखरे उठा रहा है, इसीलिए मैंने खुद को किचन में मसरूफ कर लिया है। अभी मैं और चची बातें ही कर रही थी कि किचन में एजाज आ गया था। वो मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, आंटी, आप क्या बना रही हैं? चची कहने लगी, मैं नाजिश की पसंदीदा बिरयानी बना रही हूँ। एजाज कहने लगा, ओहो, नाजिश ऑस्ट्रेलिया में भी आपके हाथ की बिरयानी को बहुत मिस किया करती थी। वो यही कहती थी कि एजाज, आप मेरी अम्मी के हाथ की बिरयानी खाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। आज मैं भी आपसे बिरयानी सीखूंगा। चची कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं हाजिर हूं। फिर एजाज मुझसे बातें करने लगा था। वो बोला, तुम्हें बिरयानी बनानी आती है बीरा? मैंने नफी में सर हिला दिया। वो कहने लगा, चलो आओ, आज हम दोनों मिलकर बिरयानी सीखेंगे। मैं मुस्कुरा दी थी। एजाज की शख्सियत जादुई थी, उसकी बातों में सहर था। मैं एक ही मुलाकात में एक शादीशुदा शख्स को दिल दे बैठी थी। मैं जानती थी कि यह सब गलत है। मुझे अपनी बहनों जैसी कजन के शौहर के लिए दिल में किसी किस्म का जज्बा नहीं पालना चाहिए, मगर मैं खुद पर हर किस्म का इख्तियार खो बैठी थी। अब यूं होने लगा था कि मेरा दिल कॉलेज में भी नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाऊं, एजाज की बातें सुनूं, उसको अपने दिन की रूटीन बताऊं। आज जब मैं कॉलेज से वापस आई तो सीधा नाजिश बाजी के कमरे की जाने पड़ गई थी। मैं दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो मेरे कानों में एजाज की आवाज पड़ी थी। वो मेरा नाम ले रहा था। मैं रुक गई। वो कहने लगा, नाजिश, मुझे अबीरा बहुत अच्छी लगती है। ये बात सुनकर तो मैंने खुद को 7वें आसमान पर पाया था। एजाज मजीद बोला, तुम मेरे साथ जब अबीरा की बातें किया करती थी तो मुझे इल्म हो गया था कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब मैं उससे मिला तो वो मुझे बहुत अपनी सी लगी। नाजिश, तुम जानती हो ना, मुझे कितनी ख्वाहिश थी कि मेरी भी कोई बहन होती। मैंने अबीरा को देखा तो लगा कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। वो मेरी बहनों जैसी है। यह बात सुनकर तो मेरे जज्बात पर पानी ही फिर गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया ही लुट गई हो। मैं उस इंसान के लिए और तरह के जज्बात रखकर बैठी हुई थी, जबकि वो तो मुझे बहन समझ रहा था। मैं सारा दिन रोती रही थी। मेरी हालत मेरे लिए भी हैरानकुन थी। आखिर मैं समझ गई थी कि 1 महीने में ही मुझे एजाज से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। शाम तक जब मैं कमरे से ना निकली तो सबको मेरी फिक्र होने लगी थी।
सभी मेरे कमरे में आ गए थे। अम्मी कहने लगी, बेटा क्या हुआ है? जब उन्होंने देखा कि रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कहने लगी, मुझे बताओ क्या हुआ है? तबीयत खराब है तो पहले क्यों ना बताया, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। एजाज भी बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से भी साफ नजर आ रहा था कि वो मेरे लिए मुतफक्किर है। अम्मी कहने लगी, जल्दी उठो, मैं और एजाज तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं ठीक हूँ। अम्मी कहने लगी, पागल मत बनो, जल्दी से उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैंने कहा, बस मेरे सर में दर्द था, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। चची ने भी जोर लगाया कि ज़्यादा बातें मत बनाओ, फौरन उठो। मेरे ना चाहते हुए भी ये लोग मुझे डॉक्टर के पास ले ही गए थे। सारा वक्त एजाज मेरे साथ ही रहा था। वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ जानता था कि मेरी ये हालत उसकी वजह से हुई है। अब मैंने अपने इस एहसास का एतराफ़ कर लिया था, चूँकि मैं खुद से भी छुपाए बैठी थी। मुझे एजाज से मोहब्बत थी। मैंने इस बात को अब तस्लीम कर लिया था कि मोहब्बत में तो फिर सब कुछ जायज़ होता है। मैं इस मोहब्बत में अपनी बहनों जैसी नाजिश से भी जलने लगी थी। एजाज जब उसके पास बैठकर बातें करता तो मेरा दिल करता कि मैं नाजिश को इस दुनिया से ही मिटा दूं। वो कहीं दूर चली जाए, वो वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाए, जबकि एजाज हमारे पास ही रह जाए। मुझे नाजिश बुरी लगने लगी थी। मैं चाहती थी कि वो बस हमारी जिंदगियों से निकल जाए और कोई मुआवजा हो जाए और एजाज मुझे मिल जाए। मैं हर वक्त नाजिश के साथ चिपकी रहती थी ताकि एजाज उसे वक्त न दे पाए। एजाज जब भी नाजिश के पास जाकर बैठता तो मैं अपनी बातें करने लगती, तो वो बड़े प्यार मोहब्बत से मेरी बातें सुनता रहता था। मुझे मालूम था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा नहीं है। वो मुझे बहन समझता है, लेकिन मैं उसे भाई नहीं समझती थी। खैर यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन मुझे अम्मी की मुझसे पता चला कि नाजिश की डिलीवरी का दिन आने वाला है। वो बहुत जल्द बच्चा जन्म देगी और फिर ये लोग वापस चले जाएंगे। इसलिए जिस कदर मुमकिन हो अपनी बहन नाजिश का ख्याल रखा कर। वो वापस चली जाएगी तो तुम उसको याद करोगी। मैंने सर हिला दिया था, जबकि मुझ पर तो ये खबर क़यामत की तरह टूटी थी। मैं नहीं चाहती थी कि एजाज वापस जाए। डिलीवरी के दिन नज़दीक थे और मेरा दिल चाहता था कि ये वक्त रुक जाए और मैं एजाज को नाजिश से छीन कर किसी दूसरे शहर में चली जाऊं। मैं अब हर वक्त यही सोचती थी कि नाजिश कहीं हमसे दूर चली जाए। मुझे उसके वजूद से बड़ी नफरत थी। डिलीवरी के दिन नज़दीक थे, इसलिए एजाज भी अपनी बीवी का बड़ा ख्याल रखने लगा था। वो हर वक्त उसके आसपास ही रहता था, उसे सरप्राइज देता था। आज भी एजाज नाजिश बाजी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया था। नाजिश बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। उसने हाथ में सोने का हार पकड़ा हुआ था, जो कि एजाज की जानिब से तोहफा था। पिक्चर परफेक्ट थी, लेकिन नाजिश के चेहरे पर दराई खुशी देखकर मेरा दिल चाहता था कि नाजिश मर जाए। आज मैंने दिल से दुआ की थी कि या अल्लाह, नाजिश मर जाए। ये कलिमात मेरे मुंह से निकल तो गए थे, लेकिन फिर मुझे खुद पर ही अफसोस होने लगा। मैंने सोचा, बीरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ये कैसी हरकतें करने लगी हो? नाजिश तो तुम्हारी बहन है, तो फिर क्यों तुम उसके लिए बद्दुआएं कर रही हो? मगर मैं क्या करती, मेरा दिल इख्तियार में ही नहीं था। यूं ही दिन गुजरते गए और फिर वो लम्हा भी आ गया जब नाजिश की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया था। वहां जाकर पता चला कि नाजिश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। नाजिश का केस लम्हा ब लम्हा बिगड़ता जा रहा था। अब सारे घर वाले परेशान थे। एजाज तो फूट फूट कर रो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि नाजिश के लिए दुआ की जाए, लेकिन मेरे लबों पर तो उसके लिए किसी किस्म की दुआ निकलती ही नहीं थी। वो मुझे अपनी हरीफ लगती थी। खैर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा और माँ बेटी में से किसी एक को बचाया जा सकता है। एजाज ने कह दिया कि मेरी बीवी को बचा लें। खैर डॉक्टर्स ऑपरेशन करने गए और फिर थोड़ी देर बाद नन्हे से वजूद के रोने की आवाज़ आने लगी थी। हम सब डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर कहने लगा, बच्चा बच गया है। इसका बचना किसी मुआवजे से कम नहीं है, मगर बच्चे की माँ को नहीं बचाया जा सका। ये बात सुनकर तो चची जमीन पर ठहर गई थी, जबकि अम्मी उन्हें सहारा देने की कोशिश करने लगी थी। एजाज भी अपने हवास में नहीं रहा था। डॉक्टर ने वो बच्ची मेरी जाने बढ़ा दी थी। मैंने उसे थामा तो मेरा वजूद भी लरज रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि नाजिश सच में गुजर गई थी। बच्ची रो रही थी, मेरी गोद में आकर चुप कर गई थी। वो मेरे साथ अटैच थी। मैंने सोचा कि ये नाजिश की बेटी है, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। खैर सारे घर वालों पर क़यामत टूटी थी। नाजिश की मैयत देखकर मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं चाहती थी कि वो मर जाए, लेकिन अब जब वो मर गई तो मेरा दिल बड़ा गमज़दा था। खैर बाजी की मैयत को घर ले जाया गया। हर कोई अपने गम और दुख में मसरूफ था। किसी को बच्ची का ख्याल ही ना आया। ऐसे में बच्ची की देखभाल मैं ही कर रही थी। वो नन्हा सा वजूद मेरे साथ मानूस हो गया था। 2 हफ्ते तक तो किसी का उसका ख्याल ही नहीं आया था। फिर कहीं जाकर चची को एहसास हुआ कि उनकी बेटी एक निशानी छोड़कर गई है। चची मेरे पास आई और कहा
कि मुझे मेरी नन्ही नाजिश तो दिखाओ, मेरी नाजिश कहाँ है। चची ने बच्ची को मेरे हाथ से पकड़ लिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। बच्ची सो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो उठ गई और फिर भी वो रोने लगी थी। चची ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, मगर बच्ची थी कि चुप ही ना होती थी। तब चची ने कहा, अबीरा, इसने शायद तुम्हें मां तस्लीम कर लिया है। इस नन्ही सी जान को कहाँ इल्म कि इसकी मां तो मनोमट्टी तले जा सोई है। चची की बात सुनकर मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। मैंने सोचा कि ये तो मेरे ही फायदे में है। अगर ये बच्ची मुझे मां समझने लग जाए और मेरे साथ मानूस हो जाए तो क्या पता कि एजाज मुझे अपना ले। अब तो मैं बच्ची का और ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। चची ने एजाज का गम हल्का करने की कोशिश की थी और उससे कहा था कि अपनी बेटी का भी कुछ ध्यान करो, उसका भी ख्याल करो। फिर एजाज भी अपनी बेटी से मिलने के लिए आने लगा था, लेकिन वो देखता था कि बच्ची तो मेरे साथ ही मानूस है। फिर एजाज कहने लगा, अबीरा, तुमने नाजिश की बहन होने का हक अदा कर दिया है। तुमने उसकी बेटी को अपनी बेटी बना लिया है। मैं ये बातें सुनकर बड़ी खुश होती थी। एक दिन अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, अबीरा, ठीक है, मैं मानती हूँ ये बच्ची नाजिश की बेटी है, तुम्हें अजीज है, लेकिन इसके खातिर तुम अपना मुस्तकबिल दाव पर मत लगाओ। तुम्हें चाहिए कि तुम कॉलेज जाना स्टार्ट कर लो। हम इस बच्ची के लिए किसी आया का इंतजाम कर लेंगे। तुम कॉलेज से वापस आकर बच्ची का ध्यान रख लिया करना। मैंने इर्द गिर्द देखा, कमरे में कोई नहीं था। मैंने उठकर कमरे की कुंडी लगा ली और अम्मी को अपने पास कर लिया था। मैंने अम्मी का हाथ पकड़ लिया और अम्मी से कहा, अम्मी, आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब बात बताने जा रही हूँ। आप इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। ये बच्ची सिर्फ नाजिश की ही बेटी नहीं है, ये एजाज की भी बेटी है। और एजाज वो शख्स है जिसे देखते ही पहली नजर में मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मेरी अम्मी का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो कहने लगी, ये कैसी बकवास कर रही हो तुम। मैं बोली, अम्मी, मैं बकवास नहीं कर रही। मैं आज आपसे अपना हाल दिल बयान कर रही हूँ। मुझे एजाज बेतहाशा पसंद है। आपको एक बात बताऊं, मैं चाहती थी कि नाजिश को कुछ हो जाए, वो मेरे और एजाज के दरमियान से निकल जाए। देख लें, मर गई नाजिश। ये बात सुनकर अम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा था। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए। नाजिश मेरी बेटी जैसी थी और तुम उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। मैं बोली, अम्मी, मेरी बात गौर से सुने। मुझे हर हाल में एजाज चाहिए। आप चची से बात करें, उनसे कहें कि अबीरा ने तो नाजिश की बेटी को अपनी बेटी की तरह संभाला हुआ है। अगर अबीरा बच्ची से दूर हो गई तो बच्ची बीमार हो जाएगी। इसीलिए यही अच्छा है कि हम अबीरा की शादी एजाज से कर दें। अम्मी फटी फटी निगाहों से मुझे देखती जा रही थी। मैंने कहा, मैं कोई अजीब बात नहीं कर रही हूँ, जो कह रही हूँ उस पर अमल करें। आपको पता है ना मैं अपनी जिद की कितनी पक्की हूँ। अगर एजाज मुझे ना मिला तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। पहले इस घर से नाजिश का जनाजा उठा, अब मेरा उठेगा। अम्मी उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे यकीन था कि अम्मी मेरी धमकी में आ जाएंगी। मेरी शुरू से ही आदत थी, मैं अपनी हर बात मनवा लिया करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी चीज की फरमाइश की हो और फिर वो मुझे ना मिली हो। अम्मी ने चची से कोई ऐसी बात नहीं की थी। 2 हफ्ते गुजर गए थे। अब तो एजाज भी अपनी वापसी के लिए मुतफक्किर था। उसने कहना शुरू कर दिया था कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। तब मैंने ही चची के कान में ये बात डाली थी। मैंने कहा, चची, एजाज भाई जवान है, उनकी वालदा उसकी दूसरी शादी कर देंगी। तब सोचें, नाजिश की नन्ही सी बेटी फातिमा का क्या बनेगा। सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है, इसका ख्याल भी नहीं रखेगी। आप एजाज भाई से कहकर फातिमा मुझे दिलवा दें। चची कहने लगी, काश ऐसा हो जाए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। पता नहीं चची के दिल में क्या समाया हुआ था। कहने लगी, अबीरा, मेरी नाजिश के लिए कुर्बानी दोगी। मैंने जल्दी से कहा, जी जी चची, बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। मुझे 100% यकीन था कि चची मेरे साथ वही बात कहेंगी जो मैं दिल में रखकर बैठी हुई थी। चची कहने लगी, मेरी नाजिश की बेटी के लिए तुम एजाज से शादी कर लो, तुम इसको अपनी बच्ची बना लो। मेरी नाजिश तो जवानी में ही चली गई। मैं नहीं चाहती कि फातिमा गैरों के हाथ चली जाए। न जाने इसकी सौतेली माँ इसके साथ कैसा सलूक करेगी। मेरी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे थे और चची मेरी आंखों से बरसते आंसू देखकर परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हें ये बात बुरी लगी है। देखो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू भी आ गए, मगर मैं क्या करूं। अपनी बेटी की मोहब्बत के खातिर खुद गर्ज हो गई थी। मैंने चची का हाथ थाम लिया और बोली, नहीं नहीं चची, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे नाराज नहीं हुई और न ही मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरा दिल आपकी बात से दुखा है, बल्कि मैं तो ये सोचकर खुश हो गई हूं कि मैं अपनी नाजिश बाजी के काम आ सकूंगी। आप अम्मी और अब्बू से बात कर लें, मुझे इस रिश्ते पर एतराज नहीं है। फिर जो कुछ भी था चची ने ही संभाला था। चची ने एजाज से बात की तो उसने फौरन इनकार कर दिया, मगर चची ने एजाज के सामने रो रो कर उसे नाजिश के वास्ते दिए थे
और फातिमा की कस्में दी थी। तब कहीं जाकर एजाज इस शादी के लिए रजामंद हुआ था। चची ने मेरी अम्मी और अब्बू से भी बात की थी। अब्बू ने तो इनकार कर दिया था, लेकिन अम्मी जानती थी कि इस रिश्ते के पीछे मेरी मर्जी शामिल है, इसीलिए उन्होंने हामी भर ली थी और फिर अब्बू को भी मना लिया था। यूं मेरा निकाह सादगी से ही एजाज के साथ कर दिया गया था और ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी ख्वाहिश इस तरह पूरी हो जाएगी। मेरी जिंदगी का जो सबसे बड़ा कांटा था वो नाजिश थी और वो अपनी मौत आप मर गई और अब उसका शौहर मेरा शौहर बन गया था। ये दिन मेरे लिए खुशियों भरा दिन था। मैं खुद को सातवें आसमान पर महसूस कर रही थी। मेरे लिए कमरा सजा दिया गया था। चची बहुत रोई थी। वो कहने लगी, अबीरा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरी फातिमा को अपनी ही बेटी समझना। मैं बोली, जी जी चची, आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, फातिमा मेरी ही बेटी है। वो वक्त भी आ गया था जब मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी और दरवाजे पर दस्तक देकर एजाज कमरे में दाखिल हुआ था। उसने मेरा घूंघट नहीं उठाया था और ये बात मुझे पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना दिल छोटा नहीं किया और अपना घूंघट पलट दिया था। एजाज कहने लगा, अबीरा, मैं तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रहा। मैं नहीं चाहता था कि ये शादी हो, मगर बड़ों की बातों में आ गया। उन्होंने मेरे सामने जब हाथ जोड़े तो मुझे उनकी बात मानना पड़ी, लेकिन तुम फिक्र न करो, हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा अजनबी रहेंगे। इतना कहकर एजाज उठकर अपनी बेटी के कमरे में चला गया था और उसकी बातें मेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह बरसी थी। मेरा खून खौलने लगा था। मैं तो अपने आपे में नहीं रही थी। मैं भी एजाज के पीछे ही गई थी और उससे कहा कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। मुझे नाजिश बाजी बहुत अजीज थी और उसी के नाते आप भी मुझे बहुत अजीज हैं। आप मुझे अच्छे लगते हैं। ये शादी मेरे लिए खुशकिस्मती का बाइस है। मगर एजाज ने मुझे कोई रिस्पॉन्स न दिया और अपनी बेटी को पकड़कर बैठ गया था। मैं अपना समूह लेकर रह गई थी। अब तो हर रोज ऐसा ही होने लगा था। एजाज मुझसे बात न करता और न ही मेरा ख्याल रखता था। वो हर वक्त अपनी बेटी में ही मगन रहता था। ऐसा लगता था जैसे मैं तो उसके लिए कोई गैर हूं। और तब मेरे जहन में ये ख्याल आया, काश ये बच्ची भी अपनी माँ के पास चली जाए। वो तो मेरे रास्ते से हट गई है, बस यही कांटा बनकर रह गई है। अब मुझे चाहिए कि इस बच्ची को भी हटा दूं, अपनी नजरों से, अपनी जिंदगी से इसको निकाल दूं। मैंने सोच लिया था कि मैं नाजिश की बच्ची का काम तमाम कर दूंगी। एजाज हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। अब मुझे रात का इंतजार था। मैं चाहती थी कि जल्द अज जल्द रात हो जाए और मैं फातिमा का काम तमाम कर दूं। शाम में मेरी आंख लग गई। जब मैं सोकर उठी तो हर सू अंधेरा फैल गया था। मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मेरे कमरे के साथ ही फातिमा का नन्हा सा कमरा था। एजाज अभी तक घर वापस नहीं आया था और फातिमा अपने बेड पर पुरसुकून नींद सो रही थी। मैंने जल्दी से एक तकिया उठाया और फातिमा के कमरे में चली गई थी। वो सर से लेकर पांव तक कंबल में छुपी हुई थी। मैंने सोचा कि उसका इस तरह से लेटना मेरे लिए सूदमंद साबित हो जाएगा। घर वाले यही कहेंगे कि कंबल में दम घुटने की वजह से फातिमा मर गई है। मैंने तकिया फातिमा के मुंह पर रख दिया और फिर 2 मिनट यूं ही खड़ी रही थी। वो नन्हा सा वजूद था और मुझे उम्मीद थी कि वो खत्म हो गई होगी। अब मैं अपने कमरे में आ गई थी। मेरे दोनों हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन बहुत तेज होने लगी थी। मैं जमीन पर बैठ गई थी और यूं ही 1 घंटा हो गया था। ये वक्त फातिमा के उठने का होता था। इस वक्त उठकर वो दूध पीती थी, लेकिन आज वो नहीं उठी थी क्योंकि मैं उसे अपनी नींद सुला चुकी थी। मैं अब रोने लगी थी। मुझ पर घबराहट तारी हो गई थी। हैजान तारी हो गया था। मुझे एहसास हुआ था कि मैंने गलत कर दिया है। मुझे एक बच्ची की जान नहीं लेनी चाहिए थी। नाजिश को मैंने नहीं मारा था, मैंने सिर्फ उसके लिए बददुआ की थी। अल्लाह ने उसको अपने पास बुला लिया था, लेकिन ये फातिमा की जान तो मैंने ही ली थी। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। दिल चाहता था कि मैं खुद को भी शूट कर लूं। मैंने अपने कानों पर हाथ रखे और चीखें मार मार कर रोने लगी थी। सारे घर वाले इकट्ठे हो गए थे। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है? मैं बोली, फातिमा मर गई है, फातिमा मर गई है। चची ने सुना तो उन्होंने खुद को पीटना शुरू कर दिया था। वो कहने लगी, या अल्लाह, ये क्या हो गया? पहले मेरी बेटी चली गई और अब उसकी बेटी भी। मैं उठकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अल्लाह ने नहीं मारा फातिमा को, मैंने मारा है फातिमा को। फातिमा का कत्ल मैंने किया है। सब ये बातें सुनकर हैरान थे। मैं चाहती थी कि मुझे मेरे किए की सजा मिले। मैं रो रही थी, तड़प रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एजाज भी आ गया था। उसको देखकर मैं चिल्लाने लगी और बोली, आओ आओ, मैं तुम्हारी बेटी की कातिला हूं, मैंने फातिमा को मार दिया है। वह हैरान हुआ और आगे आया। उसने कहा, फातिमा तो मेरे पास है
उसने फातिमा को चादर के नीचे से निकाला था। सब हैरान रह गए थे। एजाज कहने लगा, जब मैं घर वापस आया तो अबीरा सो रही थी, जबकि फातिमा की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं इसको कमरे से उठाकर अपने साथ ले गया था और अभी वापस लेकर आया हूँ। सब ने मेरी तरफ देखा था। सब हैरान थे। चची कहने लगी, अबीरा, लगता है तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। फातिमा जिंदा है। मैं हैरान थी और बोली, हाँ, शायद डरावना ख्वाब देख लिया। जब से नाजिश मरी है मुझे ऐसे ही ख्वाब आते हैं। मेरी अम्मी ने मुझे गले लगा लिया था और तब मैं रो रही थी। मैं कपकपा रही थी। मेरी हालत गैर हो चुकी थी। सब ने मुझे दिलासा दिया कि अबीरा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फातिमा ठीक है। मगर फिर भी मेरा दिल था कि संभलता ही नहीं था। मैं अल्लाह की शुक्रगुजार थी कि अल्लाह ने मुझे इस गुनाह अजीम से बचा लिया था। अल्लाह ने एजाज को फरिश्ता बनाकर भेज दिया था जो फातिमा को ले गया था, नहीं तो मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो जाता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उस रहीम व करीम ने मेरा पर्दा रखा था। उसने मुझे दुनिया और आखिरत में रुसवा होने से बचा लिया था। मैंने अपने इस गुनाह के इरादे से सच्चे दिल से तौबा कर ली थी। अब मैं दिल से सच्चे खुलूस के साथ फातिमा का ख्याल रखती हूँ। उसे माँ बनकर मैंने संभाल लिया है। मैंने खुद तौबा की है कि आइंदा कभी भी उसको ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचूंगी। उस दिन के बाद से एजाज भी मेरा ख्याल रखने लगा है। वो मेरे साथ प्यार करता है। वो कहता है कि तुम मेरी बच्ची के साथ बहुत मोहब्बत करती हो। मेरी ज़िंदगी में अब सुकून आ गया है। सब कुछ ठीक हो गया है। अब मुझे नाजिश बाजी के इंतकाल पर भी अफसोस होता है। मैं उनके लिए कुरान पाक पढ़कर हदिया करती रहती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।